को मूल उत्प्रेरणा ब्राह्मण पंथ से में मिला है। बात मूर्तिकला और चित्रकला पर लागू होती है, स्थापत्य कला पर नहीं, क्योंकि इस काल ऊपर चढ़ने के चारों और गर्भगृह होता था। वहां पहुंचने के लिए एक सभा भवन से गुजरना होता था। मंदिर का भाग अलंकृत होता था, किंतु इसके अंदर का भाग सादा होता था। शिखर बनने के भी साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उसी प्रकार भीतर गांव के मंदिर में भी शिखर बनने का साक्ष्य मिलता है। इस काल मंदिरों का निर्माण ईंट एवं पत्थर दोनों की सामग्रियों से किया जाता था। भीतर गांव के मंदिर में ईंटों से निर्मित है। उदयगिरी में खुदाई करके बनाए गए गुफा मंदिर में एक नवीन विशेषता देखने को मिलती है। यह मंदिर अंशतः पत्थरों से निर्मित है। इनमें कोठरियों के सामने एक छोटा सा स्तंभों वाला द्वार मंडप निर्मित है। एक मंदिर शुद्ध पत्थरों से निर्मित गुफा स्थापत्य में स्वतंत्र रूप से निर्मित होने वाले मंदिर की ओर संक्रमण का घोतक है। इसकी मूर्तियों को उत्कीर्णित पूर्ण कलश तथा फूल पत्तियों के स्तंभ वाले खंभे और द्वार पथ सब कुछ ठेठ गुप्त शैली से निर्मित है। स्थापत्य की नागर शैली गुप्त काल में नागर शैली की आधारशिला निर्मित हुई, जबकि इसका वास्तविक विकास राजपूत काल में देखा गया। भौगोलिक दृष्टि से नागर शैली का क्षेत्र कश्मीर से लेकर विंध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। नागर शैली के मंदिर वर्गाकार अथवा आयताकार होते थे। उसके प्रत्येक भुजा से एक उठानी निकलती थी और ऊपर जाते हुए वक्री शिखर का रूप ले लेती थी। नागर शैली के मंदिरों में रेखी शिखर का प्रयोग होता था अर्थात ऊपर से लेकर नीचे जाते काट कर बनाए गए मंदिर वर्मन शैली था। नरसिंह वर्मन शैली के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। महेंद्र वर्मन शैली में मंडप शैली की प्रधानता है। मंडप से आशय है स्तंभों पर टिका हुआ एक जो गर्भगृह के सामने निर्मित किया। पहली बार राजसिंह शैली में स्वतंत्र रूप से मंदिरों का निर्माण किया। पल्लव कला में स्वतंत्र रूप से बनाए गए मंदिरों का पहला उदाहरण महाबली के शिखर खंडी शिखर होते हैं।
में चौकोर गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना होता था। इसमें गोपुरम प्रवेश द्वार अत्यंत भव्य एवं ऊंचा होता था। कालांतर में गोपुरम धर्म से संबंधित अनेक मंदिर निर्माण हुआ। इसमें रावण की खाई, रामेश्वर भौगोलिक दृष्टि से वेसर का क्षेत्र हिंद से लेकर प्रशांत फैला हुआ है। नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच प्रमुख सामंजस्य के परिणाम स्वरूप वेसर शैली का विकास हुआ। वेसर शैली का आरंभिक आधार चालुक्य कला में निर्मित चालुक्य कला के अंतर्गत नागर स्थापत्य शैली की विशेषता होती है। इसमें मुख्य नियोजन तथा प्रारूप दोनों होता है। मुख्य नियोजन तथा प्रारूप दोनों होता है। विद्यमान अलंकरण, निरूपण और भूमिति की संरचना आदि नागर शैली से प्रभावित होती है। वेसर शैली के स्थापत्य धनुर स्थापत्य की भांति निर्माण और मंडप किसी भी उदाहरण के लिए अतिरिक्त खुले मंडप का आयोजन करता है। द्रविड़ शैली से निर्मित है, जबकि पाटलिपुत्र मंदिर पर द्रविड़ शैली के साथ साथ नागर शैली का भी प्रभाव देखा जा सकता है। आगे वेसर शैली का विकास उत्तर देखा गया। होसन कला में वेसर शैली की महत्वपूर्ण विशेषता वेसर शैली में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मंदिर अपने आकार में बहुकोणीय होता था मौलिक रूप में द्रविड़ शैली से प्रभावित होता है। उनकी सजावट और अलंकरण में नागर शैली की कुछ विशेषताओं को भी लिया है। उदाहरण के लिए द्रविड़ शैली के अनुसार वेसर शैली के मंदिरों में स्थापना मंडप का प्रयोग होता था, क्योंकि नागर शैली के प्रभाव मंदिर के निर्माण में वास्तव में नजर होता था। इसी प्रकार नागर शैली के प्रभाव से ही प्रदक्षिणा पथ मंदिर के छत के बाहर निर्मित किया जाता था। इसके अतिरिक्त नागर शैली के प्रभाव से रथ का नियोजन किया जाता था। मूर्तिकला का विकास प्राचीन काल में मूर्तिकला का विकास अन्य ललित कलाओं जैसे स्थापत्य एवं चित्रकला के साथ ही हुआ दिखता है। प्राचीन भारत में तीनों ही कलाओं के विकास के उम्दा उदाहरण प्राप्त होते हैं। ये तीनों कलाएं एक दूसरे से इस रूप में अभिन्न है कि इसमें एक के बिना दूसरे की सुंदरता की पता नहीं हो सकती है। किसी स्थापत्य को मूर्तिकार तथा चित्रकार की सहायता से मूर्तिकार भावनाओं को धातु के मंदिर की दीवारों या उसके भीतरी भागों में अथवा इसकी स्थापत्य स्वतंत्र रूप से निर्माण प्राचीन भारत में मूर्तिकला
के विकास को इसके कालक्रम के अनुसार समझना व्यवहारिक प्रतीत होता है। राजहर्या से मौर्य युग में भारत का मूर्ति कला का प्राचीन दिखाई देता है। जहाँ की वेलन घाटी में लोहदा नाले से अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके पश्चात काल में अनेक पाषाण मूर्ति प्राप्ति हुई है। खासकर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में बहुत सारी पाषाण मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। यद्यपि ये मूर्तियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं, तथापि प्रारंभिक मूर्ति कला के अच्छे उदाहरण से करीब हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। पत्थर मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है। मूर्ति में दाढ़ी का प्रयोग तथा मूर्ति भी दाढ़ी युक्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरुषों की भव्य प्रतिमाएं तथा मूर्तियों को देखकर अनुमान होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर सुमेरी तथा भारतीय प्रभाव था। सैंधव मूर्ति कला के अंतर्गत लाल रंग की ठोस पकाई गई मिट्टी की मूर्तियों सुघड़ तथा उच्च कोटि के भी हैं। इन मूर्तियों में कुबरदार बैल की मूर्ति अत्यधिक संख्या में पाई गई है। अन्य पशुओं में हाथी, गेंडा, बंदर, सुअर, भालू आदि की मूर्ति है। और मूर्ति कला मौर्य जिस प्रकार स्थापत्य के क्षेत्र में कला में विशेष संकल्पना दिखती है, उसी प्रकार मूर्ति कला के क्षेत्र में नवीन संरक्षण में प्रस्तर स्तंभ तथा शीर्ष के रूप में अनेक पाषाण पशु आकृतियों की प्राप्तियाँ होती हैं। साथ ही लोक कला के रूप में भी पॉलिश युक्त पाषाण मूर्तियाँ और मूर्ति कलाएँ तो निर्माण के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। पाषाण स्तंभ तथा पशु आकृतियों मौर्य शासक खासकर अशोक मौर्य पाषाण स्तंभों तराश कर ऊपर चमकदार पॉलिश लगाकर तथा उनके शीर्ष पर विभिन्न पशुओं आकृतियों को स्थापित कर साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित करने की परंपरा का विकास किया। अशोक मौर्य द्वारा निर्मित मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण उच्च कोटि की पॉलिश युक्त विशाल सुरुचिपूर्ण आकार वाले स्तंभ हैं जो कि विकास स्वतंत्र रूप से स्थापित। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन स्तंभों के स्थापित रखने की संपूर्ण पुरानी कला से प्रेरित है, लेकिन आधुनिक सोच से अगर इनकार करते हैं और आकार एवं अवधारणा में अंतर के बावजूद इन स्तंभों पर अखंडमणि प्रभाव झलकता है। इन स्तंभों को चुनार के खानों से पत्थरों को तराशकर बनाए गए हैं। इन स्तंभों के दो प्रमुख भाग स्तंभित अथवा दूसरा है शीर्ष भाग। स्तंभ के ऊपर दो ही भाग है। एक यानी एक ही पत्थर से निर्मित है। आधार वाले भाग का कोई विस्तृत आधार नीचे से ऊपर की ओर उत्तरोत्तर पतले होते हैं। स्तंभ के ऊपर शीर्ष
शीर्ष को ढकाया गया और इन पर दोनों का जुड़ाव इतना पक्का है कि दोनों के अलग होने का आभास नहीं होता। स्तंभ के शीर्ष भाग की बनावट मुख्य अंसर घंटा जो कि एक स्तंभों के आकार के घंटों से मिलते जुलते हैं, उसके ऊपर चतुर्भुजाकार अथवा गोलाकार निर्मित चौकी कुछ चौकियों द्वारा प्रस्तुत चार पसलियों, चार छोटे चक्र। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सारनाथ का स्तंभ रामपुरवा बिहार में स्तंभ का नटुआ बैल की आकृति को स्थापित किया गया है, जो कि अपनी ललित मुद्राओं में खड़ा है। सारनाथ के स्तंभ पर चतुर्दिक सिंह को स्थापित किया गया है। यह स्तंभ शीर्ष अशोककालीन स्तंभ शीर्षों में सर्वश्रेष्ठ है। इन सिंहों के चारों के चेहरे की जीवंतता तथा नेत्रों में ऐसी चमक है मानो इसे सर्वस्व की प्राप्ति हो गई हो। स्तंभों पर पत्थरों को घिसकर चमकदार पॉलिश की गई। स्तंभों पर चमकदार पॉलिश स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति स्थापित करने की परंपरा ईरान में भी रही। यही कारण है कि भारत में इस प्रकृति को ईरान से प्रेरित माना जाता है। स्तंभों की कलाकृतियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर स्तंभों की कला का स्रोत भारतीय ही नजर आता है। मौर्य स्तंभ शीर्ष की पशु मूर्ति, सारनाथ का सिंह स्तंभ, रामपुरवा का बैल, प्राचीन सिंह घाटी सभ्यता से निर्माण कर्म के प्रवहमान स्रोत का समान ही प्रतीत होता है। अपस्तंभ सूत के निर्माण से भी स्पष्ट होता है कि पत्थरों पर चमकीली पॉलिश लगने की कला ईरान से पहले भारत में ही ज्ञात थी। दूसरी तरफ ईरानी स्तंभ तथा मौर्य स्तंभों में अनेक भेद हैं। उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि ईरानी स्तंभ नालीदार और जबकि भारतीय स्तंभ सपाट है। ईरानी स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों से निर्मित स्तंभ एकास में दोनों के मूल अलंकरण में भी पृथकता दिखाई देती है। वैसे भी यदि इन पाषाण स्तंभों पर ईरानी कला के प्रभाव का भी दिया जाए तो भी अशोक स्तंभ संगत राशि मूर्तिकला और अलंकरण को अखमनी यूनानी कलाकृति की नकल नहीं मानी जा सकती है। मौर्य काल में राजकीय संरक्षण के इतर स्वतंत्र रूप में लोककला के रूप में मूर्तिकला का विकास हुआ। मिट्टी के सुंदर चमकदार बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशदार मणिभांड, विशाल पशु पक्षी की मूर्तियां, खिलौने, आभूषण में इन कलाओं का उत्कर्ष देखने को मिलता है। मौर्यकालीन लोक कलाओं की अपनी निजी शैलियाँ भी है। ये मूर्तियाँ खुले आकाश के नीचे स्थापित की जाती हैं। मौर्यकालीन लोक कला से प्राप्त कुछ नमूनों में बुंदेली बाग, पटना से हंसते हुए बालक की मिट्टी की मूर्ति, परखम से प्राप्त पक्षी की मूर्ति जिस पर ओपदार नमक के साथ लेख भी है, तथा बेसनगर से प्राप्त यक्षी की मूर्ति उल्लेखनीय है। तत्कालिक लोक कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षिणी की आदमकद प्रतिमा है। इस प्रतिमा में मांसपेशियों की बलिष्ठता दृढ़ता जीवंत मूर्तियाँ आभूषण ग्रहण किए हुए हैं। इस मूर्ति की देह यष्टि तथा चेहरे की सुंदरता बेजोड़। मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला एक नए आयाम को स्पर्श करते दिखती है। इस युग में कला को सरकारी संरक्षण के साथ व्यापार वाणिज्य में समृद्ध हुए उन व्यवसायियों तथा शेष साहूकारों का भी
संरक्षण प्राप्त हुआ था, जो विदेशी व्यापार से धन ही नहीं अपितु वहाँ की कलात्मक रुचियों को भी साथ लाए थे। नवीन सामाजिक समूहों द्वारा इस काल में कला को प्रोत्साहन देने का एक परिणाम हुआ है। कला का विस्तार संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि इसकी परिधि से बाहर हुआ है। इस काल में प्रथा को मूर्ति कला का आधार बनाया गया है। बाहरी संपर्क से कला को अपने तरीके से प्रभावित किया गया है। इसी बाहरी संपर्क का परिणाम था मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार कला का विकास। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियाँ गांधार शैली, मथुरा कला और अमरावती कला शैली का विकास हुआ। ये तीनों शैलियाँ अपनी दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, अपनी शैली से उत्कृष्ट हैं। भारतीय शिल्प कला में इन सभी को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया। गांधार मूर्ति कला शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट तथा हिंद यूनानी कला के नाम से जाना जाता है। गांधार कला को 2 स्कूलों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रारंभिक कालीन गांधार कला, दूसरा परवर्ती गांधार कला केंद्र की प्रथम और द्वितीय शताब्दी में था। इस काल में मूर्तियों का निर्माण नील भूरे रंग की परतदार चट्टानों के स्थान पर मिट्टी चूना, भित्ति स्तंभ एवं परतदार पलस्तर का उपयोग किया जाता था। इस काल में मूर्ति कला उनकी टिकाऊ नहीं रही है। कालांतर में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। परवर्तीकालीन गांधार कला शैलियों में पाषाण का उपयोग प्रचुर मात्रा में प्रारंभ हुआ है। इस कला शैली का अब मथुरा कला का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें अपने विकसित रूप में गांधार शैली ने मध्य एशिया तथा चीन के लिए शिल्प कलाओं को भी प्रभावित किया है। इस काल में गांधार कला की मानव शरीर की सुंदर रचना और मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन, शरीर का सिलवटों का अनुपम नक्काशी। गांधार कला में अधिकांशतः बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इसमें बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि यह यूनानियों के सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकृति लगती है। गांधार कला शैली में बोधिसत्व को कलापूर्ण मुकदमे और आभूषण के साथ राजकीय वेशभूषा में प्रदर्शित किया गया है। कालांतर गांधार कला में उनकी शैली तकनीकों का एक मिश्रण मानी जाती है। की पूंछ जैसी परतें रोम में हेड्रियन के काल की अतिरिक्त शैली के अनुकूलित रूप में मानी जाती हैं। बोधिसत्व सिद्धार्थ को खड़ा हुआ तथा ध्यान के क्रम और उपासना के साथ प्रदर्शन किया दीक्षित हो गई। उसका
उसके बचपन में है, उसके बच्चों के साथ चित्रण बहुत विदेशी देवताओं का चित्रण जिसमें एंथनी रोम, डिपोक्रेटिस, कैरो आदि सम्मिलित हैं।